जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, बीए 6 सेमेस्टर के रिसर्च एप्लीकेशन की जो क्लासेस हमारी रेगुलर देखने को मिल रही है, उसी कड़ी के अंदर आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की। लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चंस है उनकी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज से आपकी लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो शुरू हो रही है और ये श्रृंखला महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो मैटर आपको करवाया जा रहा है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनको बना करके आपके सामने जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और इसी प्रकार का पैटर्न आपके जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार की क्लासेस आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिल रही है, केवल और केवल टुडे रोजगार के ऊपर देखने को मिल रही है। तो इन क्लासेस का फायदा उठाइएगा। ये क्लासेस बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए जो है डिज़ाइन की जाती है और आपका जो सपोर्ट रहता है उससे हमें जो है आगे की क्लासेस रिकॉर्ड करने में मदद मिलती है। तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करना है। इस क्लास को जितने भी साथी देख रहे हैं वो इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से लिख जो है आपके यहाँ पर टाइप हो गया है, लेकिन यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर जितने कवर हो पाएंगे उतने कवर करने का हम प्रयास करेंगे। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्लीकेशन यानी शोध अनुप्रयोग जिसे कह सकते हैं, उस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि आपके कॉलेज स्तर पर कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो है नहीं लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो है रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं जो आपके जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनको मैं कन्फर्म कर देता हूँ कि आपका पेपर जो है लिया जाएगा, निश्चित हो गया है। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका पेपर तो जो है लिया ही जाएगा, यानी कॉलेज स्तर पर कह रहा हूँ। कॉलेज स्तर पर जो है आपका पेपर तो निश्चित है कि होगा ही होगा, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं आपका पेपर जो है पेपर भी हो सकता है और आपसे असाइनमेंट मंगवाए जा सकते हैं। ये आपके रेगुलर का रहने वाला है, लेकिन नॉन कॉलेज वालों का तो पेपर होगा भाई, निश्चित मानिएगा आपका पेपर होने वाला है। तो आप अच्छे प्रकार से इन क्लासेस को देख लीजिएगा। चलेगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि शोध यानी रिसर्च की परिभाषा दीजिएगा तथा इसके मुख्य उद्देश्यों एवं विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या यहाँ पर कीजिएगा। देखिएगा परिचय एवं अर्थ देखिएगा शोध का। शोध यानी रिसर्च दो शब्दों री यानी पुनः है और सर्च यानी खोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी सत्य या तथा आपके जो है तथ्य की बार बार जो है व्यवस्थित खोज करना। शोध किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक तर्क संगत और कर्म वध अध्ययन की प्रक्रिया है। यानी हम कह सकते हैं रिसर्च क्या है, किसी भी जो आपके है किसी भी सत्य या फिर तथ्य की जो है पुनः खोज करते हैं या फिर उसका बार बार अवलोकन करते हैं। उसके वैज्ञानिक तर्क के आधार पर हम बार बार उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वो आपके रिसर्च के अंतर्गत आता है। देखिएगा मुख्य उद्देश्य देखिएगा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं विद्यमान तथ्यों का परिमार्जन करना, यानी नवीन ज्ञान यहाँ पर प्राप्त करना है और जो विद्यमान जो तथ्य हैं उनका परिमार्जन करना है। यहाँ पर इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। घटनाओं के बीच कार्य कारण और कार्य कारण संबंधों को समझना, यानी घटना होती है उसके बीच कार्य और कारण का जो संबंध होता है उनको समझना यहाँ पर जो है रिसर्च के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मानव जीवन को सरल और सुगम बनाना, यानी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके मानव जीवन को किस प्रकार से सरल और सुगम बनाया जा सकता है, वो रिसर्च के अंतर्गत आता है। सामाजिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करना भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रमुख विशेषता देखिएगा इसके अंदर वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्ति और तार्किकता जो है तार्किकता जो है इसके अंतर्गत शामिल होती है। ये आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट करना है। देखिएगा मौलिक अनुसंधान जो है ये एक इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान की जो है वृद्धि
और नए सिद्धांतों का निर्णय करना होता है। ये किसी तत्काल व्यवहारिक समस्या से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि ये ज्ञान के भंडार को समृद्ध करता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि न्यूटन के गति के नियम को इसके जो है उदाहरण के तौर पर भी हम आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या आता है, देखिए दोस्तों, कि इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी विशिष्ट व्यवहारिक, सामाजिक या औद्योगिक समस्या का तत्काल समाधान खोजना होता है। यह मौलिक सिद्धांतों का उपयोग वास्तविक स्थितियों में करता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु नई तकनीक का अध्ययन यहाँ पर सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से आप देखिएगा उदाहरण के द्वारा भी आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च क्या है, इसके चरणों एवं उपयोगिता का वर्णन करना है। देखिएगा इसका अर्थ, पहले अर्थ समझना है, उसके बाद इसके चरण समझेंगे, उसकी उपयोगिता समझेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। अर्थ क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था या क्षेत्र जैसे विद्यालय, उद्योग के क्षेत्र हो गए के कार्यकर्ता अपनी व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपने निर्णयों और क्रियाओं में सुधार लाते हैं। निश्चित ये देखिएगा, यहाँ पर एक बार देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पर सुधार लाते हैं। तो ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मुख्य चरण देखिएगा, यहाँ पर समस्या की पहचान करना होता है, योजना निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, अवलोकन करना, चिंतन या फिर मूल्यांकन करना इसका होता है। उपयोगिता देखिएगा कि तत्काल समस्या समाधान है, कार्य प्रणाली में सुधार और स्थानिक समस्याओं की पूर्ति में अत्यधिक सहायक यहाँ पर होता है। ये इसकी उपयोगिता होती है। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में अंतर देखिएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के अंदर जो है क्या अंतर है, शोध में क्या अंतर है देखिएगा। मात्रात्मक अनुसंधान के अंदर देखिएगा कि ये संख्यात्मक डेटा, सांख्यिकी विश्लेषण और परिकल्पना परीक्षण पर आधारित होता है। जिसमें जो है संरचित प्रश्नावली और बड़े नमूनों का प्रयोग यहाँ पर जो है किया जाता है। और गुणात्मक के अंदर ये विचारों, भावनाओं, अनुभवों और व्यवहारगत पहलुओं का वर्णन करता है। इसमें जो आपके असंरचित साक्षात्कार, गहन अवलोकन और केस स्टडी तकनीक का उपयोग यहाँ पर जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान दोनों के दोनों आपके क्लियर हो चुके होंगे। ये भावनाओं के ऊपर आधारित है और ये आपके संख्यात्मक डेटा के ऊपर आधारित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर शोध प्रक्रिया यानी रिसर्च प्रोसेस क्या है कि प्रमुख चरणों का क्रमबद्ध विवरण यहाँ पर देखिएगा कि शोध प्रक्रिया एक जो है आपके चक्रानुक्रमिक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण जो है शामिल किए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर शोध समस्या का चयन एवं सूत्रीकरण इसके अंतर्गत शामिल है, साहित्य की समीक्षा इसके अंतर्गत शामिल है, परिकल्पना शामिल है और शोध अभिकल्प शामिल का तैयार करना शामिल है, प्रतिदर्श का चयन शामिल है, आंकड़े एकत्रण करना शामिल है, आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या शामिल इसके अंतर्गत है और परिकल्पना, परीक्षण एवं निष्कर्ष निकाले ये शामिल है, शोध रिपोर्ट लेखन इसके अंतर्गत शामिल है। ये देखिएगा ये क्रमबद्ध विवरण इनके चरणों का यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शोध समस्या का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शोध समस्या का चयन जो है शोध कार्य का पहला और महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रखने योग्य बातें देखिएगा कि शोधकर्ता की रुचि एवं योग्यता का ध्यान इस पर रखना चाहिए। विषय में शोधकर्ता की व्यक्तिगत रुचि यहाँ पर होनी चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता, समय, बजट, डेटा और उपकरणों की सुलभता होनी चाहिए। विषय की नवीनता, समस्या में मौलिकता होनी चाहिए, दोहराव न हो। मापन योग्यता, समस्या ऐसी हो जिसके डेटा को मापा और विश्लेषित किया जा सके। सामाजिक और वैज्ञानिक उपयोगिता के अंदर देखिएगा कि निष्कर्षों से
निष्कर्षों से समाज या ज्ञान के क्षेत्र को लाभ होना यहाँ पर चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि साहित्य की समीक्षा का शोध में क्या महत्व है। साहित्य की समीक्षा का शोध में क्या महत्व है देखिएगा। साहित्य समीक्षा पूर्व में किए गए अध्ययनों का गहन विश्लेषण है और इसका महत्व देखिएगा। ज्ञान के अंतराल यह जानने में मदद मिलती है कि पूर्व शोध में क्या छूट गया और दोहराव से बचाव कि पूर्व में हो चुके अध्ययनों को दोहराने से बचाती है और शोध पद्धति का चयन, उपयुक्त शोध डिजाइन और उपकरणों का चयन करने में मार्गदर्शन करती है और दृष्टिकोण की स्पष्टता, परिकल्पना निर्माण और शोध प्रश्नों की सटीक सूत्रीकरण में मदद यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा कि परिकल्पना की परिभाषा देनी है और इसके प्रकारों का उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। देखिएगा परिकल्पना की परिभाषा। परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संबंधों के बारे में एक अस्थायी परीक्षण योग्य अनुमान है। प्रमुख प्रकार देखिएगा इसके। शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना और दिशात्मक परिकल्पना देखिएगा। शून्य परिकल्पना यह मानती है कि चरों में कोई अंतर या संबंध नहीं है। उदाहरण, पढ़ाने की 2 वीडियो में छात्रों के अंकों में कोई अंतर नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना यह शून्य परिकल्पना का खंडन करती है और संबंध की उपस्थिति को बताती है और दिशात्मक परिकल्पना यह परिणाम की दिशा का संकेत करती है। शून्य परिकल्पना किसी भी प्रकार का अंतर संबंध यहाँ पर नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना में संबंध की उपस्थिति है। शून्य परिकल्पना का खंडन है। दिशात्मक परिकल्पना में परिणाम की दिशा का संकेत है। ये तीनों परिकल्पनाएं याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एक अच्छी परिकल्पना की मुख्य विशेषता बताइएगा। देखिएगा परीक्षणीयता, यानी परीक्षणीयता इसका सांख्यिकीय परीक्षण संभव होना, अस्पष्टता एवं सरलता, इसमें प्रयुक्त शब्द स्पष्ट और संदिग्ध होने चाहिए। विद्यमान ज्ञान से संबंध, ये स्थापित सिद्धांतों और साहित्य पर आधारित होनी चाहिए। चरों का स्पष्ट संबंध, तो स्वतंत्र और आश्रित चरों का संबंध स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त होना चाहिए। तो यह आपके जो है जितने भी अच्छी परिकल्पना की मुख्य विशेषताएं थी उनको इसके अंदर जो है शामिल कर लिया गया है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 10 की तरफ कि शोध में चर क्या है। स्वतंत्र, आश्रित और नियंत्रक चरों में अंतर स्पष्ट करना है। देखिएगा चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रक चर। देखिए चर क्या है, कोई भी आपके जो है तो यहाँ पर आप देखिएगा चर जो है कोई भी ऐसी विशेषता या गुण जिसका मान बदल सकता है। उदाहरण आयु, आय, अंक, इनका मान बदल सकता है। स्वतंत्र चर देखिएगा वह चर जिसे शोधकर्ता परिवर्तित या जो है जोड़ तोड़ सकता है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। वह चर जिस पर स्वतंत्र चर का जो है प्रभाव देखा जा सकता है और जिसे प्रयोग के द्वारा स्थिर रखा जाता है ताकि परिणाम प्रभावित न हो, वो आपके नियंत्रक चर के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा कि शोध अभिकल्प क्या है, इसके मुख्य प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दे दिएगा। शोध अभिकल्प अध्ययन की एक रणनीतिक रूपरेखा है या ब्लूप्रिंट इसको कह सकते हैं, जिसमें अन्वेषणात्मक अभिकल्प आता है, वर्णनात्मक आता है, प्रयोगात्मक आता है और निदानात्मक भी आता है। अन्वेषणात्मक क्या है कि जब समस्या नई हो और उसके बारे में कम जानकारी हो तो वो अन्वेषणात्मक के अंतर्गत आएगा। वर्णनात्मक के अंतर्गत क्या आएगा कि किसी स्थिति या जनसंख्या की विशेषताओं का सटीक वर्णन इसके अंतर्गत आएगा। प्रयोगात्मक के अंदर कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना आएगा। निदानात्मक के अंदर समस्या के कारणों और समाधानों का निदान करना इसके अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ है। प्रयोगात्मक
शोध अभिकल्प के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। देखिएगा, प्रयोगात्मक डिजाइन के 3 मुख्य सिद्धांत है। एक तो है पुनरावर्ती का सिद्धांत, दूसरा है यादृच्छिकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत। देखिएगा, पुनरावर्ती प्रयोग को एक से अधिक इकाइयों पर दोहराना ताकि त्रुटि कम हो, और यादृच्छिकरण का नमूनों का निष्पक्ष यादृच्छिक आवंटन करना, और स्थानीय नियंत्रण के अंतर्गत बाहरी चरों के प्रभाव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया यहाँ पर शामिल होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं। शोध में इसके महत्व एवं लाभों की चर्चा करनी है। देखिएगा, इसका अर्थ संपूर्ण जनसंख्या में से प्रतिनिधित्व करने वाले एक छोटे भाग को चुनने की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहते हैं। महत्व और लाभ देखिएगा, समय, धन और श्रम की बचत होती है। पूरी जनसंख्या का अध्ययन असंभव होने पर भी सटीक निष्कर्ष मिलते हैं। डेटा का अधिक गहन और सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ पर संभव होता है। ये यहाँ पर इसके महत्व और लाभ की बातें हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। संभाव्यता जो है प्रतिचयन की प्रमुख विधियों की हम बात करते हैं। देखिएगा, संभाव्यता प्रतिचयन में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। इनकी विधियां देखिएगा, सरल या फिर हम कह सकते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्थिरीकृत प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन। देखिएगा, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन देखिएगा, लॉटरी या रैंडम नंबर टेबल द्वारा चयन करना। स्थिरीकृत के अंदर जनसंख्या को स्तरों में बांटकर रैंडम चयन करना। आपके जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर है गुच्छ चयन के अंतर्गत प्राकृतिक समूहों का चयन करना। व्यवस्थित चयन के अंतर्गत वे अंतराल या चयन हर 10वां व्यक्ति यहाँ पर चयन करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा कि गैर संभाव्यात्मक प्रतिचयन की प्रमुख विशेषताओं का तकनीकों का वर्णन करना है। इसमें इकाइयों के चयन में शोधकर्ता का निर्णय या सुविधाएं जो है मुख्य होती है। सुविधाजनक प्रतिचयन, शोधकर्ता की आसानी से उपलब्ध जो है लोगों का चयन करना। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के अंदर शोध के विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार चयन करना। और कोटा जो है कोटा प्रतिचयन के अंदर निर्धारित श्रेणियों कोटे के आधार पर गैर रैंडम चयन करना। और एनोवल प्रतिचयन के अंतर्गत कठिन या छिपी हुई जनसंख्या जो हेतु है वो रेफरल आधारित चयन करना। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम 15 ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगले क्लास के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। इससे पहले चैनल पर पहले बार विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब, शेयर और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास को रिकॉर्ड करने में, तो आपका ये शेयर जरूर करना है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।